स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। और आज हम एक लोग बहुत बड़ी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी जो एप्पल स्विच कर रहा है x86 से आर्म्स की तरफ में, यानी कि इंटेल को छोड़ के जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं आर्म क्यों बोल रहा हूँ, आप ये समझिए कि एप्पल का हिस्ट्री है कि वो चेंज करता रहा। एप्पल का सबसे पहला जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर था वो मोटोरोला और IBM था। मोटोरोला और IBM पावर पीसी बनाते थे, वो अभी भी चलता है। जैसे प्ले स्टेशन 3 में था, काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारे मतलब एंटरप्राइज इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है पावर पीसी। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो चुका, पावर पीसी है। तो पावर पीसी स्टार्टिंग में मतलब चल रहा था इनका। फिर 2005 में पावर पीसी को छोड़ के इंटेल की तरफ कूदा गया। तो समझिए पावर पीसी रिस्क आर्किटेक्चर पर चलता था, यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। तो जब पावर पीसी इस्तेमाल कर रहे थे तो एप्पल इकलौता ऐसा कंप्यूटर था जो जितना मतलब एक कंप्यूटर के अंदर कितना कंप्यूटेशनल पावर रखता था वो सबसे ज़्यादा था। इसी दरमियान एप्पल का मेन रेपुटेशन बना कि एप्पल मतलब एक बम चीज़ है कि मतलब आपको काम करना है, प्रोफेशनल जो लोग कहते हैं ना कि काम करना है, आपको कुछ करना है। तो उस टाइम एप्पल के कंपेयर में कोई नहीं आता था, मतलब इंटेल को कुछ साल लगे वापस उनके लेवल पे आने में। तो हुआ क्या, तो जब पावर पीसी इतना बम था तो दिक्कत क्या था, पावर पीसी चल सही से रहा था, IBM के साथ काम भी चाहिए, लेकिन बात था कि एप्पल कम पैसा देना चाह रहा था। और IBM के पास समस्या ये हो रहा था कि IBM मतलब ऑब्वियसली पावर पीसी उतना बिक नहीं रहा है। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट जितना बिकता तो था नहीं, तो पर पीसी कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा, मतलब पर चिप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा था। एप्पल चाह रहा था कम आए, और एप्पल ये करता था कि मोटोरोला और दोनों को बिड करने दे रहता था कि दोनों बिड करो तब हम लगाएंगे। तो समझ रहे, मतलब IBM एक हारने वाला सिचुएशन में आ गया कि बनाने में उतना ही खर्च हो रहा है और इनको उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो पहले तो हुआ। दूसरा एक जो सही में समस्या था वो ये था कि IBM का जो आर्किटेक्चर था, मतलब जो पावर पीसी आर्किटेक्चर जो रिस्क पे था, काम जरूर करता था, बम बम परफॉर्मेंस है, बिजली बहुत खाता था, यानी पावर कंजम्पशन जो था उसका बढ़िया नहीं था। तो जब एप्पल लैपटॉप में घुसने लगा, ये समझिए 2003-4 के आसपास होने लगा, तो उनको समझ में आ गया भैया इससे काम नहीं चलेगा। तो इंटेल जो है एप्पल के पास आता है, उनके पास एक रोड मैप दिखाता है इंटेल कि हम ये करने वाले हैं, और इसका डेमो दिखा देता है 2-3 ठोका। तो एप्पल इंटेल को पकड़ लेता है, और ये 2005 में किया गया था। तो समझिए रिस्क से रिस्क में आए, क्योंकि पावर एफिशिएंसी सिसकी बेटर थी। तो ये सब गाड़ी चलने लगा। अब इसी दरमियान पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया खुल गया है, धीरे धीरे आईफोन आने लगे। तो आईफोन में एप्पल जाता है आर्म के पास, आर्म से लाइसेंस खरीदता है, क्योंकि आर्म का कोर को आप लाइसेंस खरीद सकते हो। तो उससे वो बनाना शुरू करता है जो अपना सिस्टम ऑन चिप, जैसे कि क्वालकॉम सिस्टम ऑन चिप बनाता है, वैसे ही एप्पल अपना खुद से बनाता है आर्म से खरीद के। मतलब आर्म से कोर खरीदा जाता है, लॉजिक खरीदा जाता है, वो खरीदने के बाद ये अपना सिलिकॉन बनाता है। पूरा का पूरा पैकेज नहीं खरीदता, इंटेल के साथ पूरा पैकेज खरीदेगा, पावर पीसी के साथ पूरा पैकेज खरीदेगा। यहाँ पे समझिए एक तौर से ब्लूप्रिंट खरीदेगा, उस ब्लूप्रिंट के इर्द गिर्द जो जो चीज़ लगाना है, जैसे कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होगा, कैसे रैम मैनेजमेंट होगा, कैसे करके रेडियो कम्युनिकेशन मैनेजर, ये सब वो खुद करता है। तो स्टार्टिंग किया गया A4 2010 में, जब मतलब एक्चुअली ये लोग का थोड़ा सा गाड़ी खुलने लगा। फिर A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, यानी इनके पास लंबा एक्सपीरियंस है। ये मतलब बस ऐसे कूद नहीं गए कि आप देख रहे हो कि आज ये लोग अपना इंटेल को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब लंबा एक्सपीरियंस है। और इनका ट्रेजेक्टरी लाइन, मतलब कि ग्रोथ क्या हुआ वो बहुत भयानक था। मतलब A4 वर्सेस A13 में जितना गैप है, उतना गैप नहीं है इंटेल के प्रोसेसर जो 2010 में मिल रहा था और 2019 में। और मतलब अभी सब लोगों को पता ही होगा, जो 2010 में अगर आप हाई एंड का प्रोसेसर लिए थे, अभी भी जो प्रोसेसर लेंगे वो बस इफिशिएंट ज़्यादा होगा, ऐसा योलो परफॉर्मेंस बहुत नहीं बढ़ी। यहाँ पे 1000 गुने का परफॉर्मेंस एफिशिएंसी आ रहा था। तो यहाँ पे जो ग्रोथ दिखा एप्पल को, और एप्पल जो खुद कर रहा है, क्योंकि एप्पल के आईफोन्स में कुछ अच्छा ऊंचाई नहीं हो, पॉलिश बम बम होते हैं। क्यों पॉलिश होता है, हर चीज़ वही कंट्रोल कर रहा है ना भाई, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोसेसर खुद कंट्रोल कर रहे हैं, तो हर चीज़ को जो फाइन ट्यून कर लेते हैं, बम बम चलता है। मतलब पावर कंजम्पशन जैसे कहते हैं टेरा फ्लॉप पर वाट जो है बहुत भयानक है। और प्लस इतना परफॉर्मेंस बढ़ गया कि एक आईपैड एक जेन्युइन वीडियो एडिटिंग कर पा रहा है। हाँ ठीक है, सब चीज़ में डेडिकेटेड कोर लगा हुआ, उसका साइड इफेक्ट होता है कि मान ली कल को नया फॉर्मेट आ गया, वो स्वाहा हो जाएगा, नहीं काम कर सकता। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर में स्लो भले हो जाए लेकिन नया फॉर्मेट भी चल सकता है। तो थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन है, ऐसा नहीं कि सब बम बम है, लेकिन इतनी दूर तक ले आए एक आईपैड को। प्लस इंटेल के साथ एप्पल का बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा था, क्योंकि इंटेल 2-3 बार उनका मतलब क्वालिटी कंट्रोल में स्वाहा निकल गया। प्लस इंटेल का मतलब आपको पता ही हुआ रिसेंटली इतने सारे सिक्योरिटी वॉलनरेबिलिटीज आए। प्लस इनका थर्मल मैनेजमेंट नहीं अच्छा। मतलब इंटेल बोला एप्पल को कि भैया ठीक है, हम आपको एक चिप बना के देंगे जिसमें 10 वाट का TDP हो। एप्पल उस हिसाब से अपने इंजीनियर को बोला कि भैया तुम ऐसा ऐसा कूलिंग सिस्टम बनाओ। लेकिन जब आया, जब प्रोडक्ट एक्चुअल आया, तो ले ओवरहीट हो रहा है, तो पावर थर्मल थ्रॉटल कर रहा है। तो ये सब होने के चलते मतलब एप्पल मतलब
नहीं भैया तुमसे ना होगा, मतलब तुम लटका दे रहे हो तुम्हारे कंट्रोल पर। और ये समझिए जबकि वो एप्पल पूरा कंट्रोल कर रहा है अपना हार्डवेयर लाइन का, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, बम बम हो रहा है सब चीज़, तो पीसी में वैसा क्यों करें? यही चेंज मतलब समझिए ये ऐसा नहीं था एक दिन पे ये टूटा, धीरे धीरे सीख रहे थे, बिल्ड कर रहे थे, जब ट्रजेक्टरी देख ली कि नहीं भैया ये तो मतलब A14 15 में तो ये डायरेक्ट अपना डेस्कटॉप लेवल के लिए पहुंच जाएंगे, तो क्यों ना उसी से ये बनाया जाए, कंप्यूटर बनाया जाए। तो ये समझिए एप्पल के पास एक्सपीरियंस है आर्म के साथ, और सक्सेसफुल हो जाने के चलते ये किया। और मेन इनको तिकड़म है कि जैसे ये आईफोन में इतना प्रॉफिटेबली लाते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? कि सब चीज़ खुद ही कर रहे हैं ना, तो वही काम इनके मैकबुक्स में भी करना चाहेंगे, प्रोफेशनल पीसीज में भी करना चाहेंगे। और यहाँ पे भी वही तिकड़म लग रहा है जो पावर पीसी के साथ हुआ था, परफॉर्मेंस पर वॉट। ये आर्म का बहुत बेटर है क्योंकि आर्म जो है रिस्क पे चलता है, सिस्क में कभी परफॉर्मेंस पर वॉट अच्छा नहीं होता है। वो जो मतलब इंटेल की तरफ कूदा था, इंटेल का मैन्युफैक्चरिंग नोड बहुत बेटर हो गया था इसीलिए, और आईबीएम उतना खर्च नहीं कर पा रहा था जितना इंटेल कर रहा था, तो इसलिए मतलब शुरू में वो कूदे फिर वापस कूद गए। तो यही यही मेन लोचा हो रहा है यहाँ पे। ऐसा हो चुका है भूतकाल में, ये कोई नई बात नहीं है। अब बात करते हैं ये चेंज जो है, मतलब मैंने भी पहले देखा उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर इसको स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया, काफ़ी लोगों का रिव्यूज़ देखा, टॉपिक को देखा, मैं एनालाइज किया, उसके बाद समझ में ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि एप्पल अब बहुत नज़दीक पहुंच गया वन इकोसिस्टम के, यानी कि आपके पास एप्पल है और आपको कुछ नहीं बोला। अभी जैसे लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास iMac है, मेरे पास iPad है, मेरे पास iPhone है, ये नहीं बोले मेरे पास एप्पल है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप iPad लिए, उसमें आप काम कर रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, बस उसको डॉक कर देंगे, धड़ाक से आप उसका कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एप्पल कर लेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जब मोबाइल फ़ोन आया था उसमें यही सेलिंग पॉइंट थी कि वो मतलब एज ए डेस्कटॉप काम कर सके। यहाँ पे ये लोग बहुत नज़दीक पहुँच जा रहे हैं क्योंकि जब आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का समस्या इनका खत्म हो जा रहा है, सेम चीज़ दोनों में चलेगा। और ये देख रहे हैं, ये तो अभी उनको फिक्स हो गया कि जो डेमो शोकेस कर रहे हैं उस डेमो में भी ये है कि सारे एप्लीकेशन जो हैं, जो कि मतलब मोबाइल यानी iOS एनवायरनमेंट के लिए बने, वो नेटिवली चलते हैं उसमें। और प्लस अगर आप सेम प्रोसेसर ही ले रहे हैं जो मोबाइल में ही लगा है, उसी प्रोसेसर को आप एक बम हीट सिंक में लगा देते हैं, वो प्रोसेसर 30 to 50% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे सकता है। प्लस उसके साथ मान लीजिए खूब ज़्यादा रैम लगा देते हैं, ठीक है मोबाइल में मैंने आईफोन में जैसे मान लो 3 GB रैम दिया था, डेस्कटॉप के लिए आप लोग उसमें 8 GB दे देते हैं, उड़ने लगेगा कंप्यूटर। तो ये सब का फ़ायदा उठा के ऐसा अभी ये इनको पता चल गया कि अभी चाहे तो वो डायरेक्टली कम्पीट कर सकते हैं कि ठीक है ये हमारा iPad है और इसी प्रोसेसर को हम दूसरे चीज़ में लगा रहे हैं और बम बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी हो जाएगी। तो ये बहुत नज़दीक पहुंच जा रहे हैं, और ये तो अभी की बात कर रहा हूँ। आज से 3 से 5 साल बाद समझिए जिस लेवल से उनका A7 का प्रोसेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत जल्दी ये बहुत भयानक लेवल पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपके पास आईफोन है, काम खत्म, आपके पास iMac भी उसी में है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके सारे एप्लीकेशन क्रॉस कंपैटिबल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये माइक्रोसॉफ्ट करना चाह रहा था कि विंडोज़ मोबाइल फ़ोन लेने का यही उनका सेलिंग पॉइंट था कि आपका मतलब जो पीसी है और मोबाइल फ़ोन दोनों एक साथ चलेगा। वो सक्सेसफुली कर नहीं पाए, तो एप्पल यहाँ पे उसको सक्सेसफुली कर पाएगा। फिर अब बात करते हैं इंटेल पे सबसे बड़ा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेल अभी एक थोड़ा सा बुरा स्पॉट में, क्या है कि इंटेल का जो थर्मल मैनेजमेंट इशू था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एप्पल को परेशान किया, वो डेटा सेंटर वालों को भी परेशान किया। उनको तो मेगावाट में बिजली देना पड़ता है कूलिंग के लिए, तो उनको भी ज़रा दिक्कत हुआ। और फिर इंटेल जो था उनकी प्राइसिंग जो थी वो जेन्युइनली काफ़ी लोगों को लग रहा था कि मोनोपोली प्राइसिंग कर रहे हैं, यानी कि उनको कोई लेना देने, जो मन हो रहा है प्राइस कर दे रहे हैं क्योंकि कंपटीशन नहीं था। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ साल जो मतलब समझ बैड ब्लड टाइप हो गया, और फिर AMD धड़ाक से आ जाता है। और उनका AMD रिस्क लिया था 2 3 नए चीज़ को बनाने में, वो रिस्क पे ऑफ कर गया, जो कि आप लोग देखे होंगे बुलडोजर से शुरुआत किया गया था चिपलेट डिज़ाइन का, वो पे ऑफ कर गया। और धड़धड़ा के AMD का प्रोसेसर जेन्युइनली इंटेल को सर्वर मार्केट में ठोकने लगे, जहाँ से उनका मेन प्रॉफिट आता था। तो AMD देखते देखते आ गया ले उनके कमरा दूसरा, अब पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं। एप्पल बहुत बड़ा कस्टमर है, एप्पल मतलब एज ए स्टॉक मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस कितने यूनिट बेचता है उस मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना बड़ा कस्टमर को छोड़ देना बहुत चुभेगा इंटेल को। तो इंटेल का अभी ऐसा नहीं कुछ उसने स्टॉक मार्केट हटने वाला, लेकिन आने वाले 3 4 साल में वो डिक्लाइन शुरू कर सकते हैं। जैसे कैमरा कंपनीज का मतलब शुरू में खूब हाइप हुआ, फिर धीरे डिक्लाइन हो गया, और अभी जैसे ओलंपस रिसेंटली बंद हो गया। इंटेल खतरनाक सिचुएशन में है, ऐसा नहीं कि जीरो होने वाला है, बंद होने वाला है, लेकिन मतलब इनको तुरंत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लैपटॉप्स आ रहे हैं जो AMD के साथ तो जेन्युइनली मतलब कम्पीट कर पा रहे हैं इंटेल के i9 मतलब ये i9 से 9th जेन के 10th जेन किसी तरह टिक पा रहा है, प्लस बहुत से ज़्यादा पावर खा रहा है। तो समझ लीजिए इंटेल अभी बुरे सिचुएशन। फिर बात करते हैं विंडोज़ सीधे सीधे नहीं लड़ पाएगा क्योंकि विंडोज़ का पूरा रेपुटेशन खत्म हो चुका है। मैं एक्सप्लेन करूँगा जब विंडोज़ का स्लाइड बात करूँगा, और विंडोज़ कैसे कम्पीट करेगा, जहाँ पे विंडोज़ के पास क्या है, सिर्फ विंडोज़। एप्पल के पास क्या होगा, यानी iOS जो बनने वाला है नया, उसमें सब है, मतलब जो आप काम डेस्कटॉप पे कर सकते हैं प्लस ऐप वाले काम कर सकते हैं।
तो वो मतलब समझिए एक हाथ से लड़ रहा है और जबकि दूसरा अपोनेंट दोनों हाथ से लड़ रहा है, वो वहाँ नहीं टिक पाएगा। फिर एंड्रॉइड को पॉलिश करना पड़ेगा भाई, एंड्रॉइड का मेन यही समस्या है। एंड्रॉइड में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब हर चीज़ बम है सिवाय पॉलिश के, कोई बैठ के उसको पॉलिश नहीं है। अब यहाँ पे एप्पल ऐसा आ रहा है कि भैया वो एकदम अंदर तक ले जाके पॉलिश कर डालेगा, उसको ऐसा बनाएगा कि वो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट तक सपोर्ट कर सके। तो समझिए एप्पल के लिए जो ऐप डेवलप कर रहे हैं उनके पास एक बटन आ जाएगा भैया, ठीक है शांति से। जैसे आप लोग देखते हैं वेबसाइट में क्या होता है, एक बटन रहता है, .m लगा देने से वो मोबाइल चलाएगा, .m हटा दो तो वो डेस्कटॉप दिखाएगा। तो ये अब उनके ऐप्स में होने लगेंगे। तो एंड्रॉइड को चाहिए तुरंत पॉलिश करना पड़ेगा, पॉलिश कर रहा है। और एप्पल बहुत नज़दीक पहुंच जा रहा है एब्सोल्यूट मोनोपोली से, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया था कि एप्पल जो रिलीज़ किया है 40,000 का फ़ोन, मतलब यूएस में, इंडिया में तो 50,000 से ऊपर है। वो फ़ोन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एंड्रॉइड उस लेवल पे उस पॉलिश से नहीं कम्पीट कर सकते, पॉलिश से, परफॉर्मेंस नहीं, पॉलिश से नहीं कम्पीट कर सकते। और आम आदमी को पॉलिश से फ़र्क पड़ता है। तो ये चेंज बहुत बड़ी बात है, मतलब देखते देखते एप्पल बहुत बड़ा गैम्बल खेल दिया है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि विंडोज़ के साथ समस्या क्या है। माइक्रोसॉफ्ट अब उनको कोई लेना देना नहीं है विंडोज़ से, ऐसा क्यों? ये तो कुछ 1-2 साल पुराने का स्लाइड है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि उनका मेन मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से कमाई 9% हो गया है, बाकी कमाई आता है ऑफिस से। मतलब इसीलिए एप्पल में भी ऑफिस है, और आप देखते हैं उनके कीनोट में ही बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट में अब ऑफिस सपोर्ट करेगा, वो ऑफिस से उनका प्रॉफिट आता है। फिर जो सबसे ज़्यादा अभी प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सर्विसेज, यानी कि जो अजूर का डिपार्टमेंट है वो बम दे रहा है, एक्सबॉक्स भी दे रहा है, अदर्स दे रहे हैं, एड्स दे रहे हैं। तो मतलब देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को उनसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब एक्सपी बनाने से, विस्टा बनाने से ज़्यादा नहीं प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी कारण से माइक्रोसॉफ्ट का इंटरेस्ट खत्म हो गया। इसका आप अच्छे से देख सकते हैं, बार्निकलीज नर्डगैज़म वाले जो बनाते हैं वो मतलब काम कर चुके हैं, उनके पास लाइसेंस टेम्पलेट ये सब है, मतलब सर्टिफिकेशन है, कि लिटरली पूरा का पूरा टेस्टिंग टीम को बाईपास कर दिया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? टेस्टिंग टीम के बिना आप अपडेट्स को लॉन्च कर रहे हो, प्लस अपडेट्स को ऐसा बना जहरीला बना दी कि रोक ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते अपडेट को। और इससे प्रॉब्लम हो रहा है कि कॉर्पोरेशन लटकने पे आ जाती है। कई बार लोगों का हो रहा है कि ठीक है कि यार कॉर्पोरेशन का कोई वीडियो कॉल है, कंप्यूटर अटक गया, हाँ भाई विंडोज इज अपडेटिंग, कई लोगों के साथ हो रहा है। और मतलब कितनों मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन देता है कि जैसे एंटरप्राइज ग्रेड में ऑप्शन देता है कि डिले कर दो या सिर्फ रात को करो, तब भी नहीं कर रहे, नहीं उनका जब मन हो रहा है वो कर दे रहे। बात एक पब्लिक का रेपुटेशन टूट रहा है। विंडोज एक्सपी अच्छा था, उसके बाद विस्टा है, विस्टा नहीं ठीक से चला। विस्टा 7 जो है जेन्युइनली हाँ ठीक है अच्छा, फिर वो बर्बाद कर दिया विंडोज़ 8 निकाल के। फिर सब लोग को हुआ कि 8 के बाद जो 9 आएगा वो शायद अच्छा होगा। 9 तो आया नहीं, 10 आया, और 10 में फिर वही समस्या रहा। तो जेन्युइनली लोगों का कई साल से कंटिन्यूस एक्सपीरियंस है कि नहीं अच्छा बना पा रहे हैं। अब आप लोगों से याद ही होगा विंडोज़ 8.1 क्या नौटंकी था। तो अब वो सब तो छोड़ दीजिए, अब इनके ऐसे ऐसे अपडेट आ रहे हैं जो लोगों का फाइल डिलीट करते हैं, लोगों का कंप्यूटर बूट लूप में अटका दे रहे हैं। मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा कि आप इसको बंद कर सको। मतलब जो लोग पुराना पायरेटेड माइक्रोसॉफ्ट लेके चल रहे हैं वही वो कर पा रहे हैं कि हाँ भैया ठीक है इसको शांति से मतलब रूट लेवल पे बंद कर दो, क्योंकि बाकी जो बंद करने का सिस्टम है कि ये जाके बंद कर दो, डिसेबल कर दो, माइक्रोसॉफ्ट उसको बाहर रिमोटली ओवरराइड कर दे रहा है। तो लोगों का भरोसा खत्म हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट वापस वो भरोसा पे नहीं जा सकता जो एक्सपी के टाइम पे था इसके पास। विंडोज 7 के टाइम फिर से बनना चाहिए, क्योंकि विस्टा फिर डुबा दिया था। तो वो समझिए कि वो जो कॉर्पोरेट का भरोसा है वो छूट रहा है, और कॉर्पोरेट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचा, या शांति से लिनक्स में चले जाओ, जो छोटे कॉर्पोरेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, एप्पल वाले की तरफ जो आ रहे हैं, एप्पल तो बम है। तो समझिए माइक्रोसॉफ्ट का वो जो नुकसान हो रहा है ये मतलब ले डूबने वाला है इसको। तो विंडोज़ सबसे कमज़ोर हालत में है अभी। तो ये जो कि अपडेट के चलते मतलब कितने लोगों का नुकसान हो रहा है फाइल का, कि भैया जब देखो तब अपडेट आ जा रहा है, जब देखो तब लटका दे रहे हैं। मतलब मीम बन जाना कोई जैसे, मतलब यानी तकलीफ से आगे चला गया है। तो ये समझिए माइक्रोसॉफ्ट ध्यान नहीं देता है विंडोज़ पर, इसका साइड इफेक्ट हम लोगों को पड़ रहा है। अब बात करते हैं गूगल का क्या होगा। तो गूगल का समझिए कि गूगल को सिर्फ एक ही 2 चीज़ कंट्रोल करना है, जो कि गूगल काफ़ी अच्छा हो चुका है। मैं गूगल के साथ काफ़ी साल से हूं, जैसे आप लोगों से काफ़ी लोगों का होगा। तो मैं पुराना फ़ोन की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये मेरा पहला खरीदा, खुद से खरीदा, वैसे पहले मतलब भैया का हैंड डाउन था, तो ये 5P1 खरीदा था। अपडेट वो क्या होता है? अपडेट क्या? कुछ नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास जैसे मतलब पिछले साल मैंने खरीदा था सैमसंग M30, और एप्पल का तो पहले मजाक करता था, वो ये सैमसंग का मजाक था कि कुछ नहीं करता, उसका फ़ोन का कोई मतलब नहीं। और ये सही था, इंडियन मार्केट को एकदम जोक ले रहे थे, जबकि इंडिया इकलौता अनसैचुरेटेड मार्केट है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देना उसका, क्या समझ नहीं आता। चाइना में आप कम्पीट नहीं कर सकते, US सैचुरेट हो चुका है, यूरोप में उतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो इंडियन मार्केट को इग्नोर करने का बेवकूफ़ी बहुत किया। उसका साइड इफेक्ट भरना पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट शेयर खो गए, जबकि सैमसंग का बहुत बड़ा मार्केट शेयर था इंडिया में, उसको खो डाले। फिर से जब वापस आए जो M30 जब हम जिस टाइम लिए, तो मतलब सैमसंग जनरली ठीक कर रहा है, एंड्रॉइड भी खूब मेहनत कर रहा है। तो अब ऐसा टाइम नहीं है कि मतलब फ़ोन आप खरीदो तो उसमें OS बताया जाएगा, एंड्रॉइड आप ले रहे हो। पहले तो ये था कि इसमें लॉलीपॉप है या इसमें किटकैट है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपडेट तो होने वाला नहीं है, जो आपने खरीदा वही मिलेगा। तो वो सब समस्या को अब एंड्रॉइड धीरे धीरे सुधार रहा है, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी मैं गारंटी दे सकता हूँ 2020 में जो भी आप फ़ोन लेंगे उसमें
ओएस के बारे में नहीं हल्ला किया जाएगा। अगर मान लीजिए वो थोड़ा पुराना पैकेजिंग भी हो, वो जैसे आप ओपन करेंगे 1-2 महीने के अंदर उसका अपडेट आ जाएगा उसको ओएस बढ़ाने के लिए। तो एंड्रॉइड इसको सुधार रहा है और इसको बस थोड़ा सा और पुश करना है। और एक बार जब वो पुराने मॉडल्स निकल जाएंगे जिनमें ये फ्रेगमेंटेशंस हैं, क्योंकि लोग कहते हैं एंड्रॉइड चलता नहीं, मेरे पापा तो 5 साल तक एंड्रॉइड इस्तेमाल कर चुके हैं पुराना वाला, तो चलता है, ऐसा नहीं, हम सब लोग का नहीं चलता लेकिन काफ़ी लोगों का चल जाता है। तो वो लोग जब हाथ हटाने लगेंगे तो मतलब एंड्रॉइड का जो फ्रेगमेंटेशन वाला इशू था वो खत्म होने वाला है। दूसरा, इनको प्ले स्टोर को मैनेज अच्छे से करना है। तो प्ले स्टोर का मैनेजमेंट कई बार एप्पल जो बनाता है जेन्युइनली बात सही है, ऐसा नहीं कि एप्पल का सिक्योरिटी परफेक्ट है, एप्पल का सबसे बुरा सिक्योरिटी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये समझाना लोगों को काफ़ी मुश्किल होता है कि जैसे मान लीजिए एप्पल एक वॉल्ट है, उस वॉल्ट के अंदर लोग हैं, ठीक है, वॉल्ट के अंदर लोग होने मतलब उस इकोसिस्टम के अंदर लोग हैं, उन्होंने गद गद वॉल्ट बनाया, एकदम हष्ट पुष्ट दुरुस्त बनाया, उस पर एक आईसीबीएम आप डाल दिए, नहीं उसको कुछ नहीं होना है, लेकिन 100 मारे तो 100 में तो टूटेगा। वही होता है एंड्रॉइड के केस में, एंड्रॉइड के पास अलग अलग वॉल्ट है, क्लेवर सिस्टम है, बहुत सारे क्लेवर सिस्टम है, क्योंकि एंड्रॉइड को करना पड़ता है, उनको ऐसा बनाना है कि वो आसूस में भी चले, उनको ऐसा बनाना है मोटरोला में भी चले, ऐसा बनाना है कि वो सैमसंग में भी चले, तो ऑब्वियसली वो क्लेवर करते हैं। अब प्लस ये सब कंपनी खुद का इंजीनियरिंग लाते हैं, तो उनके पास ये है, प्लस इनका लोकेशन कोई नहीं जाता। एप्पल वाले का सबको बताया था, सब हैकर जिस दिन एप्पल का नया हार्डवेयर रिलीज होता है सब हैकर टूट पड़ते हैं। एक हैकर नहीं क्रैक कर पाएगा, 1000 हैकर पड़ जाएंगे, क्रैक कर डालेंगे। तो आप वही समझिए कि चूंकि वो इतना बड़ा टारगेट पेंट करते हैं कि नहीं हमें तोड़ो, क्योंकि हमारे अंदर इतने एप्पल शीट का डेटा पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो उनका सिक्योरिटी कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि मतलब ये ऐसा हो गया, एप्पल का जो टीम है वर्सेस एवरीबडी एल्स विल विन, हमेशा होता है। और मतलब चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो एफबीआई हो, ये सब में इनका ये शिकायत होता है कि पेंटागन हम लोग को नहीं दे रहा, वो मतलब उनके पास पेंटागन के पास डिक्रिप्शन चिप रहता है, वो तुरंत नहीं देते हैं। तो इसीलिए बीच में लड़ाई चल रहा था कि एफबीआई हैक करिए दिया, लेकिन उसको टाइम लग गया, और एफबीआई का समय नहीं, हमको 5 मिनट में हैक करना है। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि एप्पल इतना बड़ा टारगेट रखता है, वहीं आप सैमसंग का फोन निकाल दिए, आधा तो लोग समझे कौन सा फोन है रे, कौन सा इसमें प्रोसेसर है, कौन सा, वही समझिए। ऐसा नहीं कि एप्पल की सिक्योरिटी खराब है, एप्पल की सिक्योरिटी में इतना बड़ा टारगेट लगा हुआ है कि सबसे कमज़ोर हो जाती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कभी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। मतलब एप्पल का ही आई क्लाउड को ही हैक करके फैपनिंग्स किया गया था, उसके बाद भी लोग इग्नोर कर दे रहे हैं कि वो उसका सिक्योरिटी सिस्टम को समझ रहे हैं कि सेफ है। जबकि सोचिए गूगल में उससे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे, भी गूगल क्लाउड का भी हैक नहीं हुआ। तो वही समझिए एप्पल प्ले स्टोर का जो इमेज है वो सुधारना पड़ेगा। भले ऐप स्टोर का इमेज मतलब फेक हो, भले ये हो कि हज़ारों हैक हो जाए, लोगों का क्रेडिट कार्ड चला जा रहा है, फिर ऐप्स में डिफेक्ट आ रहे हैं कि भैया ऐप्स आपको इधर से उधर बात सुनने देते रहे, जो हो चुका है, जो एप्पल की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि उसके केस में कोर्ट केस भी होगी, लोग उसका जो मतलब इल्यूजन है वो तो मेंटेन रख रहे हैं। ऐप प्ले स्टोर को सुधारना पड़ेगा। प्लस एंड्रॉइड का लेयरिंग पे जो काम चला है, जो अभी एंड्रॉइड को सुधार रहा है, उस पर और स्पीड से काम करना पड़ेगा। ये जो अनाउंसमेंट हो गया ये सीरियस कर दिया है। लेयरिंग का काम ये था कि एंड्रॉइड को बहुत पहले समझ में आया कि उनका जो ओएस फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वो इसलिए कि वो एक पैकेज भेजते थे, ये हमारा पैकेज है, ये डालो अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करो। अब क्या कर रहे हैं कि ये हमारा लेयर परत दर परत है, ये हमारा कोर कर्नल है, ये हमारा कोर कर्नल के ऊपर ड्राइवर लेयर है, ड्राइवर लेयर के ऊपर मतलब मेन सरफेस ओएस लेयर है, इसके ऊपर अपना मतलब जो होशियारी करना है सैमसंग करेगा, आसूस करेगा, सोनी करेगा, जो करना करेगा, और ये आपको कस्टमर को दिया जाएगा। इससे फायदा ये होता था कि सिक्योरिटी अपडेट आया, धड़क से कर्नल में भेज देंगे, किसी को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत मतलब जैसे ही वो आया सैमसंग चेक करेगा, तुरंत सैमसंग के सारे यूजर के पास आएगा, जैसे आया आसूस सारे अपने यूजर्स के पास भेज पाएगा। तो ये सब शुरू हो गया, इसीलिए अपडेट्स आने इतने जल्दी जल्दी शुरू हो गए, गाड़ी खुल चुकी है, लेकिन इसको और पुश करना है कि मतलब एकदम ब्लाइंड हो जाएगी, मतलब नहीं, गूगल को पता चला अगले दिन ये सिक्योरिटी पैच हो जाए, तो उस पर इनको मेहनत करना है। और एंड्रॉइड का दाम घटाना होगा, क्योंकि एप्पल जनरली कह सकता है हमारा फ़ोन खरीदिए, दैट्स इट, आप बस इसमें कीबोर्ड लगाइए, मॉनिटर लगाइए, काम खत्म। आपका ये एंड्रॉइड जैसा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड कितना भी बम हो जाए, वो कंप्यूटर में तो वो इसको इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए गूगल क्रोमबुक में इतना काम कर रहा था ताकि क्रोमबुक को पकड़ा ले, तो एप्पल जो अब करने वाला है वैसा वो करने का चल रहा था। लेकिन आखिरी बार आपने क्रोमबुक कब देखा था? तो समझिए गूगल को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तो मार्केट में टिका रहेगा, और उनको दाम कम करना पड़ेगा। उनका फ्लैगशिप जो एकदम पागलपंती जैसा दाम पे चला जा रहा है वो उनको घटाना पड़ेगा, दाम मतलब इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग यहाँ पे जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मतलब सैमसंग का भी बैंड बजने वाला है, लेकिन सैमसंग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पोजीशन में। ऐसा क्यों? सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेशन है, कंपनी नहीं, कॉर्पोरेशन नहीं, कॉन्ग्लोमरेशन है, यानी कि उनके अंडर 80 कंपनी है, जिसमें पेट्रोकेमिकल जैसी बड़ी कंपनी साइड में रखे रहते हैं। अरे पेट्रोकेमिकल, अरे शिपयार्ड मैन्युफैक्चरिंग, अरे हैवी इंडस्ट्रीज, मिलिट्री प्रोजेक्ट, मेडिकल रिसर्च, इंश्योरेंस इतनी बड़ी है कि मतलब वो पूरा का पूरा दुनिया का मार्केट भी डाउन हो जाए उनको फर्क भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए मतलब जिस दिन सैमसंग का फोन में बूम बम बीम शुरू हुआ उनका स्टॉक वैल्यू बढ़ गया था, क्योंकि इंश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट नहीं है एग्जैक्टली, कोई अलग डिपार्टमेंट बम प्रॉफिट पाया तो उनका स्टॉक बढ़ गया था। तो समझिए सैमसंग बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग पोजिशन, मतलब उनका जिसको कहते हैं ना एसेट कितने बड़े हैं, बहुत बड़ा है।
तो इन ये भी काम करे, जैसे एप्पल अपना चिप बना रहा था वैसे ये भी काम कर रहा था, एक्सोनोस बना रहे थे। तो एक्सोनोस में ये कभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ जितना स्नैपड्रैगन हो गया, लेकिन एक्सोनोस देर से बनाया गया था और धड़ाधड़ इसका इटरेशन हुआ। अभी एक्सोनोस ऐसा जगह पहुंच गया कि स्नैपड्रैगन के बगल में खड़ा हो पाता है। बेस्ट नहीं है लेकिन बहुत नज़दीक पहुंच गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यानी कि सैमसंग के पास और कंट्रोल रहता या और टाइम रहता तो ये धो देंगे इसको। तो कर क्या रहे हैं, सैमसंग ने इन्वेस्टमेंट किया है RISC-V में। RISC-V क्या है, बात है कि आर्म होल्डिंग्स यानी कि ARM होल्डिंग्स जो है, जो कंपनी आर्म आर्किटेक्चर कंट्रोल करती है, वो बम चार्ज करती है। मतलब एप्पल से भी चार्ज करती है, क्वालकॉम से भी चार्ज करती है, सैमसंग से भी चार्ज। सैमसंग बोला कि भैया हम उसको हटा देते हैं। अगर वो आर्किटेक्चर को ही हटा डाले, अपना आर्किटेक्चर है, तो प्रॉब्लम ये होता है आर्किटेक्चर तभी तक काम रहेगा जब तक सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हेडफोन जैक, कैसे आपको पता है एक हेडफोन दूसरे में लगेगा, सब चीज़ स्टैंडर्डाइज है। आर्किटेक्चर के साथ भी होता है, स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है। कई लोग आर्किटेक्चर बनाए, जैसे पावर PC एक आर्किटेक्चर है, चलता है, लेकिन काफ़ी कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स उसके लिए कम है। वहीं पे आर्म का जो है आर्किटेक्चर वो सब जगह चलता है, उसके लिए ऐप्स मिलते हैं, डेवलपर मिलते हैं, कर्नल मिलता है, लिनक्स मिलता है, सब चीज़ मिलता है। इसीलिए रास्पबेरी पाई में आपका पूरा लिनक्स चल जाता है, विंडोज़ नहीं चल पाता, क्योंकि विंडोज़ लिखा गया है x86 के लिए। तो इनको कुछ ऐसा चाहिए जो इंस्ट्रक्शन सेट हो, उस पर कंट्रोल चाहिए। तो RISC-V पे ये लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। RISC-V पे मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कंप्यूटर वेडनेसडे में। तो RISC-V में इन्वेस्टमेंट किए तो ये कोर खरीद सकता है। तो इनको ये नहीं रहेगा कि $1 बिलियन इनको जो कितना $7 या $8 बिलियन इनको देना पड़ता है, आर्म को नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, ठीक है, प्रोसेसर बना लो, प्रोसेसर में बहुत सारे और चीज़ भी लगते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, न्यूरल नोड्स हो गए, वीडियो डिकोडिंग सर्विस हो गए, ये सब जो एप्पल आपका मतलब प्रेजेंटेशन में दिखा रहा था ना, न्यूरल इंजन यहाँ पे है, ये टेगरा चिप यहाँ पे है, टेगरा चिप बोल रहा हूँ, हाँ, साइफरिंग चिप, यानी जो चिप का काम होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना, वो चिप अलग अलग जगह पे लगाए थे। ऐसे यूनिट्स लगाए जाते हैं कोर में, यही काम आपको आर्म देता है करने, ठीक है। हमारा आप कोर खरीदो और इसको जो कि इधर उधर करना है कर लो। तो एक्सोनोस के पास AMD डील कर रहा है, यानी कि सैमसंग और AMD का भी कोलैबोरेशन हुआ है, और वो लोग बात कर रहे हैं कि AMD का ग्राफिक्स को डाल दिया जाए इसमें, क्या बोलते हैं, एक्सोनोस में। अगर ये कर दिए कि एक्सोनोस को RISC-V से चला के, ताकि उनको पैसा ना देना पड़े और वो पैसा अपना समझ के खर्च करें R&D में, AMD का ग्राफिक कार्ड, जो कि जेन्युइनली एप्पल को तो धो देगा, क्योंकि एप्पल AMD का ही ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करता है, और उनका सिस्टम ऑन चिप का ग्राफिक्स कार्ड AMD के लेवल का नहीं है, उतना नहीं है। तो अगर ये कर पाते हैं, एनवीडिया ट्राई किया था, लेकिन एनवीडिया सब चीज़ पे कंट्रोल रखना चाह रहा था कि हम खुद से पूरा बनाएंगे, तो नहीं, इसीलिए पकड़ पाए। यहाँ पे AMD स्मार्ट कर रहा है, नहीं सैमसंग, आपके पास एक्सपीरियंस है एक्सोनोस बनाने का, आप लीजिए, हमसे सीखिए कि हम कैसे ग्राफिक्स बनाते हैं, इसका टेक्नोलॉजी कंपलेशन होगा। तो ये जेन्युइनली एक्सोनोस बना सकते हैं जो एप्पल का A सीरीज से कम्पीट कर पाए। अभी नहीं, लेकिन 4-5 साल बाद वो कम्पीट करें, क्योंकि जिस स्पीड से एक्सोनोस आया, मतलब कुछ नहीं है, मजाक है, जोक है, उससे ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा और बेटर होता तो ये स्नैपड्रैगन जितना हो जाता, लेकिन उतना नज़दीक पहुंच गए। और सोचिए अगर वो RISC-V जहाँ पे वो जाके कोर पे अंडर गए, जो कि एप्पल खुद भी नहीं कर सकता, तो ये उनको बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर कोर दे देता है। तो ये ऐसा होगा कि एप्पल सॉफ्टवेयर में पूरा कंट्रोल कर पाता है, नीचे नहीं जा पाता, ये होगा कि नीचे से ऊपर तक कंट्रोल पाता है। और इनका सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, इनका मैन्युफैक्चरिंग माइट, हर कंपनी को एक तरफ रख दीजिए, वो अकेले खड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा है। इंटेल को धोने पे आ गया है ये इनका मतलब मेमोरी चिप से लेकर रैम चिप से लेकर, मतलब DRAM चिप मार्केट शेयर सैमसंग, OLED मार्केट शेयर सैमसंग, मतलब पहुंच के लौट गए हैं। और इनका जो सेमीकंडक्टर डिवीजन है, जैसे कैमरा मॉड्यूल, जिसमें सोनी सेमीकंडक्टर टिका हुआ है, ये भी धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। वहां पे भी सोनी सेमीकंडक्टर लोग को भी पता चल रहा है, भैया ये तो धीरे धीरे पहुंच जाएगा हमारे पास। तो वही समझिए, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग माइट है कि ये इंड्योर कर सकते हैं। कई साल का जो लॉस होता है, कई प्रोडक्ट्स रिलीज करने में 1-2 साल का लॉस झेलना पड़ता है। जैसे कि सोनी लॉस झेला था PlayStation 3 को रिलीज करने में, मतलब उनको बनाने का खर्चा आ रहा था $1000, तो वो बेच रहे थे 700 में। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि $1000 का बना दिया कोई खरीदेगा ही नहीं। तो वैसे ही समझिए एप्पल भी यही करता है कि रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत खर्च होता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जब वो लाखों पीस बेचें तब उनका पैसा बच जाए, क्योंकि फ़ोन बनाने में सस्ता होता है। सैमसंग के पास वो ऊँफ है, जो पीछे में बैकबोन जिसको कहते हैं, वो उनके पास है कि वो संभाल लें। तो सैमसंग अच्छे जगह पे है। सैमसंग और एंड्रॉयड अगर अच्छे से कोलैबोरेशन करेगा, क्योंकि सैमसंग सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखता है, सेकंड पे हवाई था, लेकिन वो तो अब घटे जा रहा है। तो समझ लीजिए कि सैमसंग इकलौता है जो, मतलब अगर वो RISC-V और AMD रेडियन वाला जो इन्होंने बेट खेला है, अगर खुल गया तो धोने पे आ जाएंगे। और सैमसंग चूंकि इतना बड़ा बड़ा इक्विपमेंट बना, जैसे कि वो टैबलेट बना लेगा, टैबलेट मान लीजिए वो बना देता है कि वो डायरेक्ट आईपैड से कम्पीट कर सके। तो सैमसंग ऐसा नहीं कि उनका सब चीज़ बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं है, इनको भी लड़ना पड़ेगा, उनको भी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो कर सकते हैं, उनके पास है, माइट है। तो गूगल के पास जैसे काफ़ी चीज़ सीख गया है, सुधार रहा है, उनको बस अपना स्पीड बढ़ाना है। सैमसंग को भी वही करना है कि भैया फटाफट RISC-V वाला को कूद पड़ो, और AMD रेडियन वाला होप करो कि वो एक्चुअली ग्राफिक्स दे सके, क्योंकि जो मतलब अर्ली टेस्टिंग रिजल्ट है वो गर्दा उड़ा देने वाला है। अगर वो आ गया तब तो मतलब अरे बच्चे लोग लेते हैं एप्पल, हम सैमसंग लेते हैं। तो समझिए सैमसंग वो नेम पे पहुंच जाएगा कि एक्सनोस है हमारे पास। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये एप्पल ने बहुत बड़ा मूव खेला है, मतलब पूरी इंडस्ट्री हिला के रख दी है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एप्पल का इंटेल को छोड़ देने का डिसीजन। कितनी बड़ी बात थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिएगा, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।